FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। और श्रोताओं, हम समय समय पर विभिन्न विभागों से पीजीआई चंडीगढ़ से अपने एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते रहते हैं और जानने की कोशिश करते रहते हैं कि कौन कौन सी नई टेक्निक्स आई हैं और किस किस तरह से बीमारियों का इलाज हो रहा है, क्योंकि पीजीआई में बहुत सारी रिसर्च भी चलती रहती है। इसी से जुड़ा एक हमारा विषय रहता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन के लिए उनको बोला जाता है, एमआरआई के लिए बोला जाता है, उसी प्रकार पेट स्कैन के लिए भी बोला जाता है। पेट स्कैन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलवाया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, पीजीआई चंडीगढ़ को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अश्विनी जी। सबसे पहले मैंने अन्य स्कैन्स की बात भी की, पर आज सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पेट स्कैन क्या होता है। जैसे कि आपने बताया कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, इसमें बॉडी की इमेजिंग होती है जी। जैसे सीटी स्कैन में बाहर से रेडिएशन देके बॉडी की इमेज को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन पेट स्कैन में ये पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है। इसमें हम एक पेशेंट को एक इंजेक्शन देते हैं रेडिएशन का, वो रेडिएशन बॉडी के अंदर जाती है और वहां से इमेज का प्रोडक्शन होता है। सो ये एक इंटरनल टोमोग्राफी है। पॉजिट्रॉन इमिट होता है, उसकी इमेजिंग होती है। और जैसे कि हमने आपने बताया कि सीटी स्कैन है, एमआर है, पेट करवाते हैं। पेट स्कैन में पेशेंट को पहले हम फास्टिंग बुलाते हैं, 4 आवर फास्टिंग के लिए बुलाते हैं, और उसके बाद में पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, और उसके बाद में पेशेंट को ग्लूकोज का एक एनालॉग होता है एफडीजी, जिसको हम एफडीजी बोलते हैं, उसका इंजेक्शन देते हैं। उसका जो अपटेक मैकेनिज्म होता है वो ग्लूकोज की तरह ही होता है, और जहां पर बॉडी में ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी होती है, ये उस पार्ट में जाके ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, और फिर उसका हम इमेजिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक इंटरनल रेडिएशन देते हैं जी। और रेडिएशन जाके हमारी बॉडी के पार्ट में चला जाता है, और जहां पर ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है वो पार्ट ज्यादा चमकता है जी। तो हम इस तरह पूरी बॉडी का इमेजिंग करते हैं। हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में और कौन से भाग का एक इस हिस्सा है जो ज्यादा एक्टिव है, वो शायद चाहे कैंसर हो या नॉन कैंसरस हो। जी डॉक्टर राजेंद्र, ये जो पेट स्कैन है ये एमआरआई, सीटी स्कैन और इनसे एडवांस्ड टेक्निक है, और ये उनसे किस तरह से बेहतर है? जैसे कि सीटी स्कैन है, एमआर है, ये आपको एक बॉडी की इमेज के बारे में बताता है, लेकिन जो बॉडी का फंक्शन है उसके लिए जो फंक्शनल इमेजिंग है, ये पेट स्कैन एक फंक्शनल इमेजिंग है, और सीटी स्कैन, एमआर स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी ये आपकी स्ट्रक्चरल इमेज है। तो आपके बॉडी के पार्ट को बता देंगे कि ये बॉडी में ये पार्ट्स हैं, पर उस पार्ट में सेलुलर लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो पेट स्कैन ही बता सकता है। जी जी जी। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एक सटीक तौर पर पेट स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है और बेहतरी से इलाज हो पाता है? आजकल पेट स्कैन बहुत ज़्यादा एक एडवांस टेक्निक है, और हर छोटी सी बीमारी के लिए पेट स्कैन एडवाइज किया जाता है। जैसे कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन है, उसके लिए भी आजकल पेट स्कैन करवाते हैं, लेकिन इनिशियली जो पेट स्कैन आया उसका जो इमेजिंग था वो कैंसर के लिए करते थे, और क्योंकि कैंसर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और जिस पार्ट में मेटाबॉलिज्म बढ़ा होता है वो पार्ट ज्यादा चमकता है, तो इस टेक्निक से हम उस पार्ट को आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा पार्ट कैंसरस है, कैंसर की स्टेज क्या है, और उसके बाद में कैंसर इनिशियल स्टेज में है या एडवांस स्टेज में है, उससे भी हमें पता लग जाता है। और कई बार जब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी नहीं आती है तो उस टाइम पे जो पेट स्कैन है वो बीमारी को पकड़ लेता है, यानी इनिशियल स्टेज में बीमारी को पकड़ने के लिए पेट स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं एसपी दुरेजा बोल रहा हूँ, पंचकुला सेक्टर 20 से। जी दुरेजा साहब, आपका स्वागत है FM लाइफलाइन में। और डॉक्टर राजेंद्र कुमार, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, आज हमारे स्टूडियो में हैं, और आज ये चर्चा कर रहे हैं पेट स्कैन के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, ऐसा है, मेरी मिसेज को ओवरियन कैंसर है। हाँ जी। उनकी 70 ईयर एज है। हाँ जी। और कीमोथेरेपी वगैरह जो है वो उनकी चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसकी कीमोथेरेपी जो है ना वो मेन तो जो है हो चुकी है। हाँ जी। उसके बाद बेवासिज्म वगैरह चल रहा है। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियर मेडिसिन का इसमें कोई रोल है सर?
देखो, अभी कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद में अगर आपको रिस्पॉन्स देखना है या आपको देखना है कि बीमारी वास्तव में बची है या नहीं बची है, तो उसके लिए आप पेट स्कैन करवा सकते हैं। कई बार तो होता है कि जो आप ट्यूमर मार्कर करवाते हैं उनके लेवल भी नॉर्मल हो सकते हैं और पेट स्कैन पे आपको बीमारी का सटीक से जवाब मिल जाता है। इसलिए कीमोथेरेपी कंप्लीशन के बाद में आप पेट स्कैन करवा सकते हैं। जी नहीं, पेट स्कैन तो सर वो हर 6 महीने बाद करा लेते हैं। हाँ जी। तो वो अब पिछले 1-2 पेट स्कैन जो है वो ठीक आए हैं। हाँ जी। उसमें नहीं है मतलब। हाँ जी। तो हमारा ये है भाई, ब्रेका जो है वो नेगेटिव था और पाल्ब जो है वो पॉजिटिव है। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है भी, अब वो डॉक्टर साहब ये कहते हैं बेवासियों या रूका पेरेब आपको जरूर लेनी पड़ेगी, भाई खुला नहीं छोड़ सकते। नहीं, देखो, कैंसर आपकी उनकी बॉडी में है, कब वो कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि कैंसर चला गया है। तो जितनी देर कंट्रोल में रहेगा अच्छी बात है, ठीक है। अंडर कीमोथेरेपी वो कंट्रोल में रह रहा है, अगर इनके ट्यूमर मार्कर नहीं बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेते रहिए, बढ़िया रहे। ये कंटिन्यू रखें सर फिर ये? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इसमें से कौन सा बेटर है सर ये चीज तो आपको ओपीडी में जाके ही कंसल्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बेहतरी से आपको एक्सपर्ट देख रहे हैं वही ये चीज बता पाएंगे। बाकी डॉक्टर साहब ने ये बता दिया कि पेट स्कैन आप करवाएंगे तो उसके बाद जो अंडर कंट्रोल आ रहा है, मतलब इसमें एक प्रिसीजन है पेट स्कैन में, वो बता देता है एक मरीज को कि कितनी बीमारी फैली है या अंडर कंट्रोल है। तो इसका यही फायदा है। बाकी आप अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिएगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आजकल पेट स्कैन अगर लगातार फीवर आ रहा हो तब भी बोल दिया जाता है कि करना चाहिए। और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे ज्यादातर तो कहा जाता है कि कैंसर के लिए पेट स्कैन रिकमेंड किया जाता है, पहले यही माना जाता था, और जैसे ही पेट स्कैन कहा जाता था वैसे ही एक मनुष्य के मन में घबराहट आ जाती थी कि पेट स्कैन होगा तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा क्या ना होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से कि अगर कोई एक्सपर्ट, कोई मेडिकल एक्सपर्ट अगर किसी कहता है कि पेट स्कैन करवा लो तो कितना बेहतरी से डायग्नोस हो जाता है? देखो, पेट स्कैन जो शुरू में बोला जाता था कि कैंसर के सिनोनिमस था कि जिसको कैंसर हो गया पेट स्कैन करवा लो, लेकिन आजकल जो पेट स्कैन की इंडिकेशन है वो नॉन ऑन्कोलॉजिकल, जैसे कि नॉन कैंसरस कंडीशन में बढ़ती जा रही है। जैसे कि किसी को इन्फेक्शन होगा, फिजिशियन बोलता है कि पेट स्कैन करवा लो। किसी को फीवर है, डायग्नोसिस नहीं हो रहा है मोर देन 3 वीक्स, तो भी उसको बोल देते हैं कि पेट स्कैन करवा लो। एटलीस्ट आपको लोकलाइज हो जाएगा कि बीमारी कहाँ पर है, क्योंकि पेट स्कैन कैंसर को नहीं पकड़ता है। जी जी। ये बॉडी में कहाँ पर हाइपर मेटाबॉलिज्म है, कौन से पार्ट में ज़्यादा एक्टिविटी है, उसको बताता है। कि जो मान लो लीवर में ज़्यादा एक्टिविटी है, या कोई लिम्फ नोड बड़ा हो रहा है उसमें एक्टिविटी है, या स्प्लीन में ज़्यादा एक्टिविटी है, या मैरो में एक्टिविटी है, तो जहाँ पर फोकल एक्टिविटी होगा उससे हम बता सकते हैं कि ये पार्ट ज़्यादा एक्टिव है, और इसका सैम्पलिंग करके आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए भी पेट स्कैन कहा जाता है, उसका क्या फायदा रहता है? देखो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए पेट स्कैन बोला जाता है जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है तो हार्ट के अंदर कई बार इन्फाक्ट हो जाता है, और वो पार्ट वायबल है या नहीं है उसको डायग्नोज करने के लिए पेट स्कैन करते हैं। क्योंकि एक होता है परफ्यूजन स्कैन और एक होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी पे आप इमेजिंग करते हैं, लेकिन उस पार्ट का वो पार्ट में वो कंट्रास्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है, वही पता लग जाता है कि वहाँ पे ओक्लूजन है या नहीं है। लेकिन वो ओक्लूडेड पार्ट के आगे वाला जो हार्ट है वो वायबल है या नहीं है, ये पेट स्कैन ही बता सकते हैं। जी, जब पेट स्कैन करवाने के लिए कोई मरीज जाता है या फिर उसे डायग्नोज किया जा रहा होता है और कहा जाता है कि पेट स्कैन करवाओ, तो उस समय पेट स्कैन से पहले कई बार फॉर्म्स भरवाए जाते हैं। उसमें ज्यादातर ये देखा जाता है किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी तो नहीं है, क्या है, कुछ और कोई उसकी हिस्ट्री तो नहीं है। तो कितनी उसको तवज्जो देनी चाहिए उस फॉर्म को भरते हुए, अपने एक्सपर्ट्स को कितना बताना चाहिए, कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होती है ये सारी बातें? जो रूटीन में पेट स्कैन होता है वो एफडीजी पेट सीटी होता है, क्योंकि आजकल पेट स्कैन एक
स्टैंड अलोन मोडेलिटी नहीं है, एक हाइब्रिड इमेजिंग है, जिसमें पेट पार्ट भी होता है और सीटी पार्ट भी होता है। तो एक हाइब्रिड इमेजिंग होता है इसमें। अगर क्योंकि सीटी के पार्ट में हम कंट्रास्ट, आईवी कंट्रास्ट भी देते हैं, तो पेशेंट्स को पूछते हैं कि आईवी कंट्रास्ट की एलर्जी है या नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रास्ट के कारण कई बार पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है, तो इसलिए पेशेंट से को ये अपनी बताना जरूरी है कि मेरे को कंट्रास्ट एलर्जी है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रास्ट एलर्जी हो गया तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। और रही सेकंड, वो दूसरी बात फॉर पेट स्कैन, पेट स्कैन के लिए हम पेशेंट को फास्टिंग के लिए बोलते हैं कि जो रूटीन में पेट स्कैन होता है, ग्लूकोज एनालॉग यूज करते हैं हम FDG। तो ग्लूकोज एनालॉग जो अगर हमने पहले पेशेंट को हमने खाना पीना खिला दिया तो इंसुलिन तो अपरेगुलेट हो जाएगा। अगर फिर जो ग्लूकोज का इंजेक्शन देते हैं ग्लूकोज एनालॉग का, उसका जो अपटेक मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंट का फास्टिंग बहुत जरूरी है जी। और पेट स्कैन की जो प्रक्रिया होती है उस दौरान क्या होता है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए बताएं। हम इसमें ग्लूकोज एनालॉग का इंजेक्शन देते हैं जिसको FDG बोलते हैं। उसके बाद में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ज़्यादा बोलोगे नहीं और ज़्यादा वॉकिंग नहीं करोगे। क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो उस पार्ट में, जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं बोलने के लिए, जो मसल्स यूज कर रहे हैं, उस पार्ट में अपटेक बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उस पार्ट में बढ़ा हुआ है। अगर हम वॉक करेंगे तो हमारी मसल्स में अपटेक बढ़ जाएगा, और जिस पार्ट को हम इमेज करना चाह रहे हैं उस पार्ट के लिए ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो स्टडी है इनअप्रोप्रिएट रहेगी। तो बेटर है कि आप वॉक ना करें आफ्टर इंजेक्शन और टॉक भी ना करें जी। और पेट स्कैन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? किस तरह की खाने पीने में कुछ 1-2 दिन तक कोई आपको परहेज करना पड़ता है या फिर नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाता है मनुष्य? पेट स्कैन में जैसे कि हम आपको एक रेडिएशन का इंजेक्शन देते हैं, तो आपके अंदर थोड़ी देर रेडिएशन रहती है, पर वो जितना आप पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपको 3-4 घंटे के लिए ज्यादातर सावधानी बरतनी है, बाकी कोई सावधानी नहीं। सावधानी बरतने के लिए कि छोटे बच्चों से दूर रहना है, प्रेग्नेंट लेडी से दूर रहना है। बाकी आप जनरल पॉपुलेशन में किसी से भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है। कहा जाता है जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से परहेज रखना चाहिए, क्या ये सही है? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से परहेज रूटीन में ही रखना चाहिए, पेट स्कैन के लिए कोई परहेज नहीं है। जी 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 जी। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी कुछ हिदायतें होती हैं शायद? जो लैक्टेटिंग मदर है उनको हम बोलते हैं कि आज इवनिंग में दूध नहीं पिलाना, एटलीस्ट 24 आवर के लिए आपको मिल्क नहीं पिलाना अपने बच्चे को, उसके बाद आप पिला सकते हैं। अगर उसके बाद में अगर मिल्क आ रहा है, उस मिल्क को आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव ग्लूकोज होगा तो आपके बच्चे की बॉडी को जाके नुकसान करेगा। तो इसलिए बेटर है कि उसको डिस्कार्ड कर दीजिए जी। तो जैसे आप कहा जाता है कि जैसे आपने बताया कि एक रेडियो एक्टिव ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है पेट स्कैन के लिए, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते होंगे कुछ? किस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं या पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल किया जाता है सब कुछ? हम रेडियो ट्रेसर अमाउंट में देते हैं, बहुत ही ट्रेसेस में देते हैं, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। रेडिएशन तो हमारी बॉडी का, हमारे जीवन का अंग है। हमें रेडिएशन, सूरज से रेडिएशन मिलती है, हमारी जो दीवारें हैं यहाँ से भी रेडिएशन आ रही है। विदाउट रेडिएशन देयर इज नो लाइफ। जी जी जी। और पेट स्कैन के रिजल्ट्स किस तरह से, एक तरह से प्रिसीजन वाले होते हैं? क्या क्या उससे फायदा होता है? और आपकी क्या स्टडीज अभी बताती हैं कि बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोज करने में अदर मेडिकल एक्सपर्ट्स को किस तरह की सहायता मिलती है? देखो, पेट स्कैन के लिए सबसे पहले अगर आपको हम कैंसर को ही लेते हैं, कैंसर की इनिशियल स्टेजिंग में पेट स्कैन का बहुत बड़ा रोल है। हर कैंसर में पेट स्कैन इनिशियल स्टेजिंग के लिए आपको पूरी बॉडी का डिजीज मैपिंग कर देता है कि बीमारी कहाँ कहाँ है, बीमारी लोकलाइज्ड है या फैली हुई है। उसके बाद में कई बार ये होता है कि आपका डायग्नोसिस नहीं बनता है, आपने पेट स्कैन करवा लिया, सीटी स्कैन भी करवा लिया और आप सीटी गाइडेड बायोप्सी भी हो गई आपकी, और बायोप्सी भी नेगेटिव निकला है। क्योंकि कई बार सीटी गाइडेड बायोप्सी में आप जो सैंपलिंग लेते हो वो नेगेटिव पार्ट से लेते हो, जो पार्ट नेक्रोटिक पार्ट है। पेट स्कैन आपको मेटाबॉलिज्म बताता है और मेटाबॉलिज्म से आप उस मेटाबॉलिक साइड से आप बायोप्सी कर सकते हो। तो पेट गाइडेड बायोप्सी अब बहुत पिक कर रही है और ये हमारे PGI की देन है। जी जी। एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? सर मैं सोलन से बोल रहा हूँ। जी, नाम? मैंने कहा राजकुमार। राजकुमार जी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। मैंने सुना था रेडियो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनसे प्रश्न पूछिए, पेट स्कैन के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज। हाँ सर, मेरा ऑपरेशन हुआ था इसका पैनक्रिया का। हाँ जी। ठीक है, TGG4 ऐसा कुछ।
हाँ जी। पीजीआई हुआ था, डॉक्टर विकास गुप्ता ने किया था। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ना एक प्रॉब्लम सारी मेरे इसमें जर्नल में लिक्विड येलो फ्लूइड निकल रहा है। हाँ जी, आप पेट स्कैन के बारे में क्वेश्चन पूछिए। फ्लूइड के लिए तो आपको डॉक्टर विकास से ही मिलना पड़ेगा। अच्छा, पैनक्रियास सर मैंने कराया था। हाँ जी, पेट ना। हाँ जी, सवाना मोहाली में। हाँ जी, उसमें तो सब ठीक रहा सर। अगर पेट स्कैन नॉर्मल है तो फिर ठीक है। आपके ट्यूमर मार्कर नॉर्मल है? जी, ट्यूमर निकाल दिया हमने थोड़ा। नहीं, ट्यूमर मार्कर होता है ना, उसके बाद सीरम जो आपका ब्लड में टेस्ट करते हैं ट्यूमर मार्कर, वो लेवल नॉर्मल है। अच्छा, पेट में तो कुछ नहीं है सर, नॉर्मल है सर कुछ। पेट में नॉर्मल है, लेकिन ट्यूमर मार्कर नॉर्मल है तो फिर आप ठीक है, अच्छी बात है। ट्यूमर कंट्रोल में है आपका, अच्छी बात है जी। पेट स्कैन के बारे में और कुछ पूछना चाहते हो आप? नहीं सर, ठीक। जी, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे जैसे कैंसर के बारे में काफी प्रिसीजन इससे हुआ है और साथ में जो बायोप्सी है वो भी करने में सहायता मिल रही है। और कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं पेट स्कैन से जुड़ी हुई जिससे डायग्नोसिस में सहायता मिल रही हो? देखो, पेट स्कैन में एक तो हम प्रोस्टेट कैंसर की स्टिक से इमेजिंग कर लेते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की हम बायोप्सी भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर की जो बायोप्सी करते हैं रूटीन में ट्रस गाइडेड बायोप्सी करते हैं, टट्टी के रास्ते से बायोप्सी करते हैं। अगर हम बायोप्सी करें टट्टी के रास्ते से तो प्रोस्टेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। और हमने एक पीजीआई में एक नई तकनीक विकसित की है, ट्रांस ग्लूटियल प्रोस्टेटिक बायोप्सी। इसमें हम टट्टी के रास्ते को, रेक्टम को पंक्चर नहीं करते हैं और ग्लूटियल मसल के थ्रू प्रोस्टेट से सैंपलिंग करते हैं। तो बायोप्सी बहुत स्टिक होती है, पेशेंट को इन्फेक्शन भी नहीं होता और बायोप्सी के बाद में पेशेंट आराम से घर जा सकता है और कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। जी, मिनिमम इन्वेजन की ओर जा रहा है जिस तरह से पूरा का पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी है। पेट स्कैन तो एक बेहतर तकनीक है। ये अभी भी उतनी एक्सेसिबिलिटी लोगों के पास इसकी नहीं है, जैसे पीजीआई में तो अवेलेबल है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाता। तो इसमें कभी आने वाले समय में इसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी? अभी तो पेट स्कैन की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। अब आप चंडीगढ़ में देख लो, चंडीगढ़ में ट्राई सिटी में there are 7 or 8 centers are there in Chandigarh and Tri City. जी जी जी। So it's upcoming branch and hopefully the peripheral center will have more branches in the near future. जी, जिससे हमने शुरुआत की थी उसी तरह से और इमेजिंग टेक्निक्स भी हैं। तो इसका एज क्या है, एडवांटेज क्या है पेट स्कैन का और टेक्निक्स के ऊपर? देखो, अब हमने एक नया रेडियो ट्रेसर विकसित किया है हमारे डिपार्टमेंट ने, जिसके हम जो पिट्यूटरी ट्यूमर होता है उसका भी पता लगा लेते हैं। क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर को रूटीन में आइडेंटिफाई करने के लिए एमआर करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं। एमआर में अराउंड 60-70% केसेस में पिट्यूटरी ट्यूमर पकड़ा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी इटसेल्फ एक छोटी सी ग्लैंड है और उसमें से ट्यूमर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। कुशिंग सिंड्रोम की आप बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बहुत आजकल मीडिया में भी आया। हाँ जी, इसके बारे में और बात हम करेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी, कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं जीटीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी तो मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद करते हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ का, जो कि अच्छे प्रोग्रामों में जो पीजीआई के सीनियर डॉक्टरों से मुलाकात करवाते हैं। जी जी जी, धन्यवाद आपका भी। जानकारी मिलती है आकाशवाणी का। हम पहले अपने जो सहयोगी है, इंजीनियर है, जो एंकर साहबान, सभी का हम धन्यवाद करते हैं सर। जी जी जी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार हैं हमारे साथ और पेट स्कैन के बारे में बात कर रहे हैं आज। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम इसके लिए ये जानकारी लेना चाहते हैं सर। जवाब हम मैं रेडियो से सुनूंगा। जैसे सर पीटी स्कैन है, इसके लिए हमको पहली बारी जानकारी मिली है। जैसे अल्ट्रासाउंड होती है, सीटी स्कैन होती है। सर ये पीटी स्कैन क्या होती है, इसके बारे में हमें मालूम बताइए। और इसकी सर जानकारी ये भी देनी चाहिए और ये किसके कारण बंदा स्कैन जे करवा सकता है, जो कुछ समस्या हो किसी को। जब कैंसर की बीमारी होती है या फिर पेशेंट मरीज को फीवर होता है जो ठीक जिसका डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा, उसके लिए पीईटी स्कैन करवाते हैं। जी, शायद इन्होंने अपना उत्तर सुन लिया होगा और कॉल इनका कट गया। डॉक्टर राजेंद्र, उससे पहले हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में आप बताने लगे थे कि किस तरह से प्रिसीजन से उसका ट्यूमर डिटेक्ट किया जा रहा है। चाहे छोटा से छोटा ट्यूमर भी हो, पेट स्कैन द्वारा उसको एक तरह से ढूंढा जा सकता है और पीजीआई ने ये टेक्निक का विकास किया है। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। जैसे कि रूटीन में जो कुशिंग डिजीज के लिए डायग्नोसिस के लिए या तो एमआरआई किया जाता था या फिर इन्वेजिव सैंपलिंग होती थी। जो पेशेंट के वो बहुत ज्यादा फैटेलिटी होती है उसके अंदर, तो पेशेंट को जान माल का भी खतरा होता है उसमें।
तो जो हमने नई टेक्निक विकसित की है, एक नया रेडिएशन एजेंट है वो विकसित किया है हमारे डिपार्टमेंट ने। तो इसके द्वारा हम जो पिट्यूटरी ट्यूमर है जो रूटीन में पकड़ा नहीं जाता है, MR स्कैन में भी कई बार मिस हो जाता है, 70-80% केसेज में ही मिल पाता है, क्योंकि जो छोटे ट्यूमर होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाते हैं। उनको पकड़ने के लिए हमने एक नया ट्रेसर विकसित किया है। इसकी सहायता से हम बहुत सारे जो पिट्यूटरी ट्यूमर है छोटे से छोटे उनको लोकलाइज कर लेते हैं। उनको लोकलाइज करके फिर हम बता देते हैं कि यह ट्यूमर इस पार्ट में है, तो उसका उसी अनुसार ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि ये टारगेट किलिंग हो जाता है। मीन्स सर्जिकल, हम बता देते हैं कि ये टेररिस्ट है और इस पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। जी 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 जी। पेट स्कैन का एक तरह से प्रयोग सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ही किया जाता है डॉक्टर साहब। और क्या किसी उम्र का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छोटे बच्चों में अगर कहीं रिकमेंड किया जाए तो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? उसकी भी कोई रेंज होती है, एज की कोई रेंज होती है? पेट स्कैन छोटे बच्चों में भी करते हैं हम और बूढ़ों में भी करते हैं। छोटे बच्चों में क्योंकि पेट स्कैन में एक पेट पार्ट होता है और एक सीटी पार्ट होता है और दोनों पार्ट में रेडिएशन होती है। पेट पार्ट में जैसे कि हम एक बाहर से रेडिएशन का इंजेक्शन देते हैं, सीटी पार्ट में जो सीटी से रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन मिलती है। तो इसमें हम जो पेट के जो रेडिएशन का डोज है, इंजेक्शन है, वो कम कर सकते हैं। और सीटी में हम जो सीटी की डोज है, ताकि थोड़ा सा कम डोज सीटी का देके उसका सीटी करके तो एक अच्छी सी क्वालिटी का सीटी लो डोज देके हम उसको प्रोड्यूस पेट सीटी कर सकते हैं, ताकि उस छोटे बच्चे को रेडिएशन एक्सपोजर कम हो। एक पेट स्कैन और दूसरे पेट स्कैन में भी कोई अंतराल होता है या उसका ध्यान रखा जाना चाहिए? कितनी ड्यूरेशन के बाद दूसरी बार पेट स्कैन किया जा सकता है? रूटीन में जो पेट स्कैन होता है वो कैंसर पेशेंट्स के अंदर ही होता है, और कैंसर पेशेंट के अंदर जो पेट स्कैन रिकमेंडेड है एट द इनिशियल स्टेजिंग, जब पहले डायग्नोसिस बन रहा है उस टाइम पे आपको डिजीज मैपिंग के लिए चाहिए। उसके बाद में अगर आपको क्लिनिशियन ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता है कि अर्ली रिस्पांस देखना है, तो आफ्टर 2 साइकिल और 3 साइकिल अर्ली रिस्पांस पेट कर सकते हैं। और वो पेट स्कैन बिफोर द नेक्स्ट साइकिल, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी, दैट शुड बी डन बिफोर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेट स्कैन करना है वो एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेट सिटी कर सकते हैं फॉर रिस्पॉन्स इवोल्यूशन। दिस इज फॉर रिस्पॉन्स इवोल्यूशन। अगर आपको रूटीन में सर्वेलेंस के लिए पेट स्कैन कराना है, सर्वेलेंस में पेट स्कैन इज नॉट रिकमेंडेड। हाँ जी, बिल्कुल। सर्वेलेंस में जैसे अगर बाहर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी अगर ये अवेलेबल हो गया होगा तो वो ये बात तो कोई बताएगा नहीं कि कितनी देरी में करना चाहिए। नहीं, सर्वेलेंस के लिए कोई पेट स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रूटीन अल्ट्रासाउंड पे आपको कुछ ट्यूमर नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, तो सर्वेलेंस के लिए कोई पेट स्कैन की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं रहती। तो आजकल लोगों में एक ट्रेंड है कि मेरे को कैंसर है या नहीं है, तो वो पेट स्कैन कराने पहुंच जाते हैं, मेरे को पेट स्कैन कर दो। दैट इज नॉट रिकमेंडेड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। जी जी हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि फैशन का एक जो गूगल और ये सारा जो बातें हैं उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं अपने आप अपने सर ले लेते हैं लोग, अपने मोल ले लेते हैं, तो उससे बचकर रहना चाहिए। और जब एक्सपर्ट कहे तभी पेट स्कैन करवाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि एक तरह से जो फैलाव होता है, जैसे कैंसर एक फैलने की बीमारी है, बॉडी में पूरे में फैल जाता है, उसको कंटेन करने के लिए समय समय पर जो उसका इलाज चल रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट किस तरह से देख पाता है कि कहाँ से कहाँ तक फैला है, उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ बीमारियां, जैसे हमने पहले भी कहा कि बातचीत हुई आपसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, और जैसे आपने कहा कि और कई ग्लैंड्स की जो बढ़ोतरी हो जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है या कुछ और हैं, उनके इलाज के लिए भी, डायग्नोसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और पीजीआई एक तरह से इंस्टीट्यूट है जिसमें लगातार रिसर्च होती रही और रिसर्च होती रहती है, अग्रणी संस्थान है रिसर्च के लिए। तो आपके डिपार्टमेंट द्वारा किस तरह की कोई लेटेस्ट रिसर्च की गई हो जिसमें पेट स्कैन की बेहतरी या आने वाली कुछ और टेक्निक्स के बारे में आप हमारे श्रोताओं से शेयर करना चाहते हैं? एक तो हमने जो पिट्यूटरी ट्यूमर है इसको पकड़ने के लिए एक नया रेडिएशन एजेंट इजाद किया है, जिसके द्वारा हम जो पिट्यूटरी ट्यूमर है जिसको रूटीन में नहीं पकड़ सकते उसका हम आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये है। दूसरा, हम पेट सिटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं। मुझे खुशी हो रही है कि वी आर द ओनली सेंटर इन इंडिया जो पेट सिटी गाइडेड बायोप्सी इतना ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे पास रूटीन में 10 से 12 बायोप्सी पर डे होती है, और वी आर द लीडिंग सेंटर इन इंडिया एंड वी आर ट्रेनिंग द डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन पेट सिटी गाइडेड बायोप्सी इन द एंटायर वर्ल्ड।
जी जी जी। तो ये एक जो लेमैन सुन रहा है वो पेट सिटी गाइडेड बायोप्सी को आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता सकें कि होता क्या है, इससे फायदा क्या होता है? देखो, रूटीन में जो बायोप्सी होती है वो स्ट्रक्चरल बायोप्सी होती है, या अल्ट्रासाउंड से गाइडेड बायोप्सी करते हैं या सीटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं या फिर एमआर से बायोप्सी करते हैं। जी जी। ये अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआर आपको एक बॉडी का स्ट्रक्चर बताते हैं, पर बॉडी उस स्ट्रक्चर, उस मान लो एक ट्यूमर है, गांठ है, उस गांठ का कौन सा हिस्सा मेटाबॉलिकली एक्टिव है या मेटाबॉलिकली नॉन एक्टिव है, वो आपको सीटी स्कैन, एमआर स्कैन, अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता। तो उस कंडीशन में अगर पेट स्कैन हो जाए और पेट स्कैन आपको उस एक पार्टिकुलर गांठ का कौन सा हिस्सा मेटाबॉलिकली एक्टिव है या कौन सा हिस्सा मेटाबॉलिकली नॉन एक्टिव है, तो उसके बारे में बता देता है। कई बार सीटी स्कैन में हम जो इनएक्टिव पार्ट है उससे बायोप्सी कर लेते हैं, जी जी। तो बायोप्सी नेगेटिव होता है, तो उसमें पेशेंट को एक बार बायोप्सी हो गया, उसका बायोप्सी का उसको मतलब बायोप्सी नेगेटिव आया है तो आपका डायग्नोसिस डिले हो गया। सेकंड, आपको जो बायोप्सी गन्स है, आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो एक बार हो गई, दोबारा फिर आपको बायोप्सी के लिए बोलेंगे क्योंकि आपकी गांठ तो वहीं पर है, डायग्नोसिस बन नहीं पा रहा है, तो दोबारा फिर आपको बायोप्सी करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी नहीं करते हैं तो एक्सीजन बायोप्सी करना पड़ेगा। एक्सीजन बायोप्सी के लिए पेशेंट को एडमिट होना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, तो वो भी एक लंबी प्रोसीजर है। ऑपरेशन में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि जब सर्जिकल बायोप्सी होती है उसमें एक अलग से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और पेट सिटी गाइडेड बायोप्सी में ये है कि हम ट्यूमर का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं कि कौन सा भाग जो गांठ का है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और उसी भाग को हम टारगेट करते हैं और उसका सैंपलिंग कर सकते हैं। तो जो बायोप्सी का जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो रूटीन सीटी गाइडेड बायोप्सी है या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी है। जी, किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट के लिए सही समय पे अगर डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट बेहतरी से होता है, बहुत जल्द होता है और मरीज की जान भी बच जाती है, तो वही ये अदा करती है। इसमें मरीज का इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होता है, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, टाइम टू डायग्नोसिस भी शॉर्टन हो जाता है और पेशेंट को और हेल्थ केयर गिवर को दोनों को ही इसमें फायदा है क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस बन रहा है और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी जी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, पीजीआई चंडीगढ़, आज आप बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और पेट स्कैन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।